हेलो स्टूडेंट। पिछला जो मेरा वीडियो था स्वतंत्र राज्यों के बारे में था और जिसके बारे में बता रहा था, हमने स्वतंत्र राज्यों के तहत कई राज्यों के बारे में बताया। जैसे राजपूत राज्य के तहत सवाई जय सिंह के बारे में बताया, हमने जाटों के बारे में बताया, हैदराबाद के राज्य के बारे में बताया। अब उसी कड़ी में हम लोग मैसूर राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। दरअसल 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में आप कह सकते हैं कि मैसूर राज्य का उदय हुआ स्वतंत्र रूप से, और इसका जन्मदाता एक तरह से कह सकते हैं हैदर अली था। हैदर अली का जो प्रारंभिक शुरुआत है वो एक सेना के रूप में हुआ और घोड़सवार के रूप में भर्ती हुआ था। दरअसल जब 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था, और तालीकोटा का युद्ध विजयनगर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। इसी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश हो गया था। भारत के इतिहास में कई ऐसे युद्ध हैं जो इतिहास के दृष्टि से टर्निंग पॉइंट माने जाते हैं, जैसे कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध भी बहुत इंपॉर्टेंट है 1556 में, ये भी टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और फिर पानीपत का तृतीय युद्ध 1761, ये भी बहुत टर्निंग पॉइंट माना जाता है कि अगर मराठे नहीं हारे होते तो शायद अंग्रेजों का कोई नामो निशान नहीं रहता। खैर, तो तालीकोटा का चर्चा इसलिए मैं कहें कि उसी के बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन पूरी तरह से लगभग हो गया, नाम मात्र के वो राज बने रहे। और कहते हैं कि उसी अवशेष पर मैसूर राज्य का उदय हुआ। मैसूर राज्य के समय दो कह सकते हैं कि एक शासक थे वडियार चिक कृष्णराज काल की हम चर्चा करेंगे, जिनकी टाइमिंग 1731 और 34 के समय दो भाई जो सगे भाई थे, जिनका नाम था देवराज और नंजराज। इनको नंदराज भी कहा जाता है, इसलिए बोर्ड पर लिख दिए, कहीं किताब में नंजराज मिलता है और कहीं किताब में नंदराज मिलता है। तो जो देवराज था वो मुख्य सेनापति था और जो नंदराज था वो राजस्व वित्त अधीक्षक था। दरअसल नंजराज ने ही या नंदराज ने ही हैदर अली को अपनी सेना में भर्ती किया और घोड़सवार सेना में भर्ती हुआ हैदर अली। और कहते हैं कि उसकी योग्यता से वो बहुत प्रभावित था। आपको बता दें कि इस दौरान भारत में कई ऐसे योद्धा पैदा हुए, चाहे वो हैदर अली हो, चाहे टीपू सुल्तान हो, चाहे बाजीराव प्रथम हो, चाहे बाजीराव द्वितीय हो, माधोराव भी था, योग्य था। तो कई ऐसे थे इस पीरियड में, 18वीं शताब्दी में मान सकते हैं कि आप जो है योद्धा पैदा हुए। तो उसी कड़ी में तो उसे एक स्थान है डिंडीगुल में नियुक्त कर दिया गया। वही समय था जब मराठों ने आक्रमण शुरू कर दिए मैसूर पर, और कई आक्रमण हुए। 1753 में हुआ, फिर 1754 में हुआ, 1756 में हुआ, 59 में कई आक्रमण हुआ। तब और उस आक्रमण को रोक पाने में दोनों भाई क्या रहे, विफल रहे, विशेषकर देवराज विफल रहा। तो मौका मिल गया हैदर अली को और उसने इसमें आकर हस्तक्षेप किया। और कहते हैं कि जब डिंडीगुल में था वो, तो वहीं पर एक खंडे राव हिंदू था, उसको अपना एक तरह से कह सकते हैं कि मंत्री नियुक्त कर लिया था। इसने भी इसका सहयोग दिया था इसमें। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दोनों के सहयोग से हैदर अली, देवराज उनके भाई और दूसरे भाई को बेदखल करके आप खुद सत्ता एक तरह से अपने हाथ में ले लिया। और 1761 में यह एक तरह से मैसूर का वास्तविक संस्थापक हो गया। अब यहीं से हैदर अली का एक नए जीवन की शुरुआत होती है। अभी वो शासक नहीं था,
अभी वो सेना में था, एक घुड़सवार सेना में था, एक पर्टिकुलर एक जगह पर वो कार्य कर रहा था, लेकिन अब वो मालिक बन बैठा सिर्फ अपनी योग्यता के बदौलत। निश्चित रूप से अपने समय का वो जबरदस्त योद्धा था। दूसरी महत्वपूर्ण बात बताते कि धीरे धीरे उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। निश्चित है कि विस्तार करेगा तो अड़चने आएंगी, और कई मामले को लेकर के कई राज्यों से, जैसे कर्नाटक के नवाब से उसकी चल नहीं बन रही थी, कुछ सीमा के लेकर विवाद था, मराठों से भी उसका संघर्ष चल रहा था आरकाट को लेकर के, और दूसरे था कि वो वही समय था जब दक्षिण में कई शक्तियां उदय हो गई थी, जैसे फ्रांसीसी हो गए थे, अंग्रेज थे, मराठे थे, निजाम थे, ये ऑलरेडी लोग वहां पर विद्यमान थे, और उस संघर्ष में ये भी कूद पड़ा। यही ध्यान देने की बात है कि अब संघर्ष जो है कह सकते हैं कि चतुर्थ कोषणीय हो गया, अब ये कई लोगों में हो गया। और उधर अंग्रेज, आप जानते हैं कि अंग्रेज जब प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त कर लिए, बक्सर के युद्ध में भी विजय प्राप्त कर लिए, तो उनका निश्चित है कि मनोबल बढ़ गया था। अब वो साउथ में दक्षिण भारत के राज्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, और कर्नाटक के नवाब से उन लोगों ने सांठगांठ किया, और दूसरे हैदराबाद के निजाम से भी उन लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं संधि कर ली थी 1776 ईस्वी में। अंग्रेज बहुत चालाक थे, बहुत चतुर थे, वो देखते थे कि कहां उनको फायदा है। वो जब फायदा देखते थे कि हमें यहां फायदा है तो झुक भी जाते थे, और जहां देखते थे कि हमें नुकसान होता था तो दूसरे से संधि करके अपनी स्थिति को मजबूत कर लेते थे। उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने साम्राज्य का विस्तार करना, अपनी शक्ति का विस्तार करना, और वो साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने लगे। और यही कहा था कि दक्षिण भारत में उनका लगातार हस्तक्षेप बढ़ता चला गया। और कहते हैं कि कर्नाटक के नवाब ने त्रिगुट संधि कर लिया था निजाम से, मराठों से, अंग्रेज भी उसके साथ दे रहे थे। हैदर अली बड़ी फिक्र में पड़ गया, और निश्चित है कि लेकिन उसने भी बहुत सूझबूझ की नीति अपनाई, क्योंकि निम्न बिंदु से उच्चतम बिंदु को पहुंचा था, हर चीजों को जानता था, कहां कौन सा कोना मुझे सही करना है। और कहते हैं कि उसने निजाम को लालच दिया, मराठों को धन दिया, और अपने तरफ मोड़ करके कर्नाटक के नवाब के ऊपर आक्रमण कर दिया, जिसे हम प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। ये लगभग 1.5 से 2 साल चला था, और कहते हैं कि अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब का पक्ष ले रहे थे, और कई ऐसे योद्धा थे अंग्रेज सेनापति जो इस युद्ध में भाग लिए, और अंततः आपको बता दें कि हैदर अली ने अंग्रेजों को मद्रास में घेर लिया, और अंग्रेज अब समझ गए थे कि अब संधि के अलावा कोई चारा नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने संधि करने के लिए सोचा, जिसे हम 1769 मद्रास की संधि के नाम से जानते हैं। संधि के डेट याद रखिए, इसे लिख दिए बोर्ड पर कि आपको दिक्कत ना हो। यह मद्रास की संधि के तहत था कि हम आपके आंतरिक मामलों में या विजित क्षेत्र जो हमारा है वो आपका हो जाएगा, जो हमारा जो जिसको आपने जीता जो पहले मेरा था मेरा हो जाएगा, हम लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे। लेकिन इस संधि कह सकते हैं कि नाम मात्र की ही थी। हमने कहा ना कि अंग्रेज जब मौका पाते थे गर्दन पर हाथ रख देते थे, नहीं तो सर झुकाए रहते थे। तो इस मद्रास की संधि भी एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ दिन के लिए थी। उधर अब धीरे धीरे इन लोगों जो अंग्रेज थे अब वो मराठों को मिलाना शुरू कर दिए, निजाम को भी मिलाना शुरू कर दिए, और एक तरह से कह सकते हैं कि
त्रिगुट संधि धीरे धीरे कर लिए अंदर अंदर ही। और जब मराठों ने आक्रमण किया, कहते हैं कि हैदर अली पर, तो अंग्रेजों ने सहायता नहीं दिया। यही कारण था। अच्छा, ये तो था ही था। और उधर हैदर अली का झुकाव फ्रांसीसियों की तरफ ज्यादा था, क्योंकि फ्रांसीसी ज्यादा उसके लिए फायदेमंद थे। क्योंकि उसने जब, आपको बता दें, डिंडीगुल में शस्त्रागार स्थापित किया था तो फ्रांसीसियों की बदौलत ही दिया था। और एक माहे बंदरगाह था, वहां से उसके गोला बारूद सोरा इत्यादि उसको प्राप्त होता था उस बंदरगाह से। और जो यूरोपीय लोग थे वो लोग आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होते थे, या आप कह सकते हैं कि उनको नई नई टेक्नोलॉजी मालूम होती रहती थी जिसका वो प्रयोग करते थे। इसीलिए हैदर अली ने अंग्रेजों तरफ न झुक करके वो फ्रांसीसियों की तरफ झुकने लगा। और यही जो उस समय गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, उसको बुरा लगा। वो हमेशा हैदर अली को सशंकित नजरों से देखा करता था, और देखना भी स्वाभाविक था। तो जब मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण किया, और जो संधि हुई थी मद्रास की संधि, उसमें वचन दिए थे अंग्रेजों ने कि भाई हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। तब जाकर के हैदर अली को स्थितियों को बदलना पड़ा। आपको बता दें, जिसे हम कहते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर 1780 से 1784। कहते हैं इसी युद्ध में 1780 में हैदर अली ने अरकाट को जीत लिया था। ध्यान रखिएगा, 1780 में अरकाट को जीत लिया था और कर्नल बेली को हरा दिया था। बेली सेनापति थे। दूसरा था, लेकिन अंग्रेज भी कम नहीं थे। पोर्टोनोवा के युद्ध में 1781 में हैदर अली पराजित हो गया। लेकिन आपको बता दें, कुछ ही दिनों के अंदर ब्रेथवेस्ट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने जब आक्रमण किया तो हैदर अली ने उसको पराजित करके अपनी स्थिति को पुनः मजबूत कर लिया। और इसी दौरान हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। अच्छा, इसके पहले सालबाई की संधि हुई थी 1782 में। तो सालबाई की संधि से मराठों से एक लंबे टाइम तक शांति भी हो गई थी, उसका भी फायदा अंग्रेजों को हुआ। और कहते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर के बाद फिर संधि हुई 1784 में। दरअसल अब यहीं से आप कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान का उदय होता है, क्योंकि हैदर अली का बेटा था और उसने युद्ध की कमान अपने हाथ में ले लिया और लगभग 1-1.5 साल तक युद्ध चलता रहा। हैदर अली किसी भी मामले में अपने पिता से कम नहीं था। और हैदर अली के बारे में बताते हैं आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि अब वो समाप्त हो रहा है हैदर अली का युग। दरअसल ये पहला व्यक्ति था जिसने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को पराजित किया था। इसने अपने सोने और तांबे के सिक्कों पर, आपको बता दें, देवी देवताओं के भी शिव पार्वती के चित्र क्या किया था, अंकित कराया था। मतलब इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हैदर अली का झुकाव हिंदुओं के प्रति भी उतना ही था जितना कि इस्लाम के प्रति था। कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि उसने जो है किसी मंदिर को, किसी मूर्ति को क्षति पहुंचाई हो। तो इस तरह से हैदर अली जब तक जीवित था, निश्चित है कि अंग्रेजों को एक चलने नहीं दिया। ये अलग बात है कि अंग्रेज लगातार उसके साथ कूटनीति करते रहे, लेकिन वो भी खिलाड़ी आदमी था, बाजी पलट देता था। अंग्रेज सोचते थे कुछ और, कर देता था कुछ और। इसीलिए अंग्रेजों को अगर दक्षिण भारत में पहली बार किसने पराजित किया तो वो हैदर अली था। और दूसरी महत्वपूर्ण बात बता दें कि टीपू सुल्तान का उदय हो गया है। टीपू सुल्तान लंबे टाइम तक युद्ध करता रहा। जब दोनों को लगा कि अब कोई निश्चित नहीं होगा, तो चाहे अंग्रेज हो चाहे टीपू सुल्तान हो, दोनों लोगों ने कर लीजिए संधि की, जिसे हम कहते हैं 1744 मंगलौर की संधि। यह संधि हुई थी लॉर्ड मैकराटनी तथा टीपू सुल्तान के बीच। कहते हैं कि इसके बारे में कमेंट किया है वारेन हेस्टिंग ने कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मैकार्टनी संधि के तहत
मुझे विश्वास है कहीं कर्नाटक को खो न दे। खैर, ये भी संधि काफी लंबे टाइम तक थी, लेकिन अंग्रेज लगातार अपनी स्थिति को किसी न किसी तरह से मजबूत बनाना चाह रहे थे। 1784 के पीट इंडिया एक्ट में यह साफ साफ कहा गया था कि अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन के आया 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो उसने इस नीति को उलट दिया। उसने इसकी कहा कि जरूरत है हमारी, और कहते हैं कि धीरे 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 उसने कूटनीति के सहारे से पहले निजाम को मिलाया, फिर मराठों को मिलाया। जब निजाम और मराठे मिल गए, उधर टीपू भी, ऐसा नहीं था, टीपू भी अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा था। और आपको बता दें कि उसने पत्र भी लिखे थे बाहरी जो विदेशी शक्तियां थीं, जैसे इस्तांबुल है, अफगानिस्तान है, अरब के लोगों को है, फ्रांसीसियों से उसका संबंध था। तो ये सारी चीजों को देख करके अंग्रेजों को ये मौका मिल गया कि टीपू हम लोग खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। और जब स्थितियां उनके पक्ष में हो गई, मजबूत हो गई, जब उसने मराठों को मिला लिया, निजाम को मिला लिया, तब उसने युद्ध की घोषणा कर दिया, जिसे भारत के इतिहास में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। आंग्ल मान होता है अंग्रेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 1790 से 92 तक चला था। और इस युद्ध में आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के पक्ष में बाजी चली गई। दरअसल जो हमारी शक्तियां थीं, जो हमारे भारत की शक्तियां थीं, वो कभी एक हुई नहीं। और अंग्रेज तो ये सबसे चतुर थे, सबसे बुद्धिमान थे। वो अपने ही जो भारत की शक्तियां थी उसी में फूट डाल दिया करते थे। अपनी कूटनीति के सहारे उसमें मतभेद पैदा कर देते थे, क्योंकि वो शक्तिशाली हो चुके थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लगातार उनकी शक्ति में इजाफा हो रहा था। जब बक्सर का युद्ध हो गया तो उसके बाद से तो वो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि इनको चोट खानी पड़ी, लेकिन तुरंत संभल जाते थे। और अंततः अपना साम्राज्य बचाने के लिए टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। यह संधि 1792 में हुई थी, श्रीरंगपट्टनम की संधि। ध्यान रखिएगा, ये इसकी राजधानी भी थी। हम आगे अभी चर्चा करेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में बताएंगे, तो बहुत सी चीज बताएंगे अभी। तो इस संधि के तहत आपको अंदाजा लगा दीजिए कि कितनी बड़ी इसकी अपमानजनक संधि एक तरह से कह सकते हैं टीपू सुल्तान के लिए थी। आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, और 3 करोड़ रुपया, ध्यान रखिएगा, 3 करोड़ रुपया भी देने के लिए बाध्य हो गया। और 12 महल, डिंडुगुल और मालाबर जैसे बड़े बड़े क्षेत्र अंग्रेजों के हाथ में चले गए। और पैसा न देने के एवज में, चूंकि तुरंत तो पैसा दिया नहीं, इसलिए अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में लगा दिया। ध्यान रखिए, उसके दोनों बेटे के नाम था, एक था अब्दुल खलीक, याद कर लीजिएगा ये, और दूसरा था मुइजुद्दीन। ध्यान रखिएगा, दोनों बेटों को बंधक के रूप में लगा दिया। इसका एक बेटा और था, फतेह हैदर। ध्यान रखिएगा, इसका एक बेटा था फतेह हैदर। इसको इसने नहीं दिया था बंधक के रूप में। चाहे जो भी हो, तो ये कह सकते हैं कि यह संधि इसके लिए अपमानजनक एक संधि कह सकती है। लेकिन टीपू सुल्तान लगातार अपनी स्थिति को मजबूत अब करने लगा। और विशेषकर हमने कहा कि उसी समय नेपोलियन का भी उदय हो चुका था, तो फ्रांसीसियों से भी पत्र व्यवहार किया, अन्य लोगों से भी पत्र व्यवहार किया, जो विदेशी शक्तियां थीं, जैसे हमने इसके पहले चर्चा किया। चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे अरब के लोग हो, चाहे इस्तांबुल हो, जिसको कुस्तुनिया के नाम से भी जाना जाता है पहले,
तो इनसे उसने सहायता मांगा और श्रीरंगपट्टनम की जो संधि के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हमने अपने मित्रों को बिना ताकतवर किए ही अपने दुश्मन को कुचल दिया। ध्यान देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि मतलब उसके जो मित्र थे कौन, मराठे और निजाम, उनको बहुत फायदा भी नहीं दिया और एक महत्वपूर्ण दुश्मन को हमने कुचल दिया। ये बहुत बड़ी चीज थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। अब देखिए धीरे धीरे ऐसा नहीं था कि टीपू सुल्तान अपनी स्थिति को मजबूत नहीं कर रहा था, हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था और उस अपमान का वो जल्द जल्द से बदला लेना चाहता था। अगर शक्तियां साथ दी होती, मराठे साथ दिए होते, निजाम साथ दिए होते, अन्य नवाब थे जो अलग अलग साथ दिए होते, तो शायद निश्चित है कि स्थिति बहुत कुछ और होती। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बन के आया भारत का। उसने किसी भी तरह से टीपू सुल्तान को अधीन करने के लिए सोचा था। उसने आते साथ सहायक संधि की, सहायक संधि के तहत उसने हैदराबाद को ले लिया, उसके अलावा अन्य जो धीरे धीरे राज्यों को ले लिया सहायक संधि के तहत, लेकिन मैसूर झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। उससे भी कहा था, टीपू सुल्तान को भी पत्र लिखा था कि तुम मेरी जो है सहायक संधि कर लो, लेकिन टीपू सुल्तान नहीं झुका। और उधर अच्छा आपको बता दें कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हमेशा रस्साकसी बनी रहती थी और नेपोलियन का उदय हो चुका था। नेपोलियन कहा जाता है कि इसको सहायता देने का वचन भी दिया था, लेकिन तभी उधर युद्ध छिड़ गया और नेपोलियन उसमें व्यस्त हो गया और लॉर्ड वेलेस्ली को मौका मिल गया कि इसी समय टीपू सुल्तान को निपटा दिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और कहते हैं कि एक विशाल सेना लेकर के लॉर्ड वेलेस्ली, उसके साथ कई लोग थे, लेकर के चल पड़ा और 15 दिनों तक यह युद्ध चला। और कहते हैं कि इस युद्ध को हम आप कह सकते चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, और अंततः इस युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ता हुआ मारा गया। आपको बता दें 35 किलो की तलवार से टीपू सुल्तान लड़ रहा था और अंग्रेज इतने भयभीत थे कि वो जमीन पर गिरा था तो भी कई घंटे बाद उसके पास पहुंचे। अंग्रेजों को लगा कि कहीं एक सीधे, उसके बारे में कहा जाता है, दैत्य कहा गया है कि कहीं दैत्य खड़ा होकर के मारने न लगे। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के मरने के बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था कि अब पूरब हमारे पैरों के नीचे है। ये भी स्टेटमेंट कई बार आया है, क्योंकि वही एक ऐसी राज्य था मैसूर जो अंग्रेजों से लोहा ले रहा था। अन्य लगभग जितनी शक्तियां थीं वो धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन होती चली गई सहायक संधि के द्वारा। तो इस तरह से इसीलिए कहते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली को एक उपाधि भी मिली है। आपको बता दें मार्विक्स एक उपाधि है लॉर्ड वेलेस्ली को, जो गवर्नर बन के आया था। जब टीपू सुल्तान को चतुर्थ आंग्ल मैसूर में पराजित किया था तो उसको एक उपाधि मिली थी मार्क्विस, ये उपाधि मिली थी। आयरलैंड के लोगों ने इसको उपाधि ये प्रदान किया था। तो मैसूर का अंत हुआ और वही वाडियार वंश के राजा कृष्ण राज नाम माना जाता है, कृष्ण राज, ध्यान रखिएगा, कृष्ण राज द्वितीय को वहां का राजा औपचारिक रूप से घोषित किया अंग्रेजों ने। वो अंग्रेजों के अधीन में ही शासन करना क्या किया, शुरू किया। तो इस तरह से मैसूर राज का अंत हुआ। टीपू सुल्तान कहता था कि 100 दिन भेड़िए की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। इसीलिए जब लॉर्ड वेलेस्ली ने उसे सहायक संधि के लिए कहा तो उसने क्या इनकार कर दिया।
तो इस तरह से अब अगला जो हम टीपू सुल्तान के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बताएं, उनका शासन प्रशासन थोड़ा कैसा था, कैसे बताएंगे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे।